हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साइंस विद कुलेश सर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के अंतर्गत रसायन से अध्याय 14 जैव अणु। क्या पढ़ेंगे? अध्याय 14 के अंतर्गत जैव अणु। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर इसको समझना है, बहुत ही आसान शब्द है जैव अणु। नाम स्पष्ट है, आप लोग इसके बारे में कक्षा 11वीं में पढ़ के आए हो। ठीक है, कक्षा 11वीं में पढ़े हो, क्लास 9 में पढ़े हो, बहुत सारे क्लासेस में इसके बारे में पढ़ाया गया है। लेकिन यहाँ पर क्लास 12वीं के अंतर्गत हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डीपली तक पढ़ेंगे, जिससे आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हो एग्जाम के लिए। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैव अणु। देखो, पाठ के नाम में ही आंसर छुपा रहता है। हमेशा आप लोग को याद रखना है, साइंस का जो पार्ट का जो नाम होता है वही उस पूरे चैप्टर का क्या होता है, शीर्षक समझो। उसको अगर आप समझ गए, मान उस पार्ट के अंतर्गत आप जो जो पढ़ेंगे वो आसानी से समझ में आता जाएगा। तो पार्ट का नाम क्या है आपका? जैव अणु। तो जैव मतलब क्या है? जीव। ठीक है, जैव मतलब जीव, और अणु मतलब क्या है? रासायनिक पदार्थ है, जिसके अंतर्गत अणु, परमाणु, यौगिक ये सब आते हैं। ठीक है, तो जीवों के अंदर यहां पर समझना है। ठीक है, जीवों के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न रासायनिक पदार्थों को जैव अणु कहते हैं, जो जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है जैव रासायनिक क्रियाएं। तो जैव रासायनिक क्रिया किसको बोलते हैं? जीवों के अंदर होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाएं। ठीक है, जिसको मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत हम ले सकते हैं। पापचय उपापचय विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाएं होती हैं जीवों के शरीर के अंदर, कोशिकाओं में। ठीक है, तो उन्हीं क्रियाओं में भाग लेने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उसे जैव अणु कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को पूरा समझ में आ चुका ना जैव अणु किसे कहते हैं। देखो, यहाँ पर इसका परिभाषा लिख दिया हूं, और लिखी हुई चीज जल्दी याद होता है। आप लोग क्या करना है, जो लिखा हुआ परिभाषा उसको पढ़ेंगे भी, समझेंगे, और इसके शॉर्ट भी ले लेना और नोट्स तैयार भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो 12वीं। याद रखना, 12वीं बहुत डीपली तक पढ़ना है हमको, और बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया जाएगा, एकदम सरल तरीके से। हर छोटे छोटे शब्दों को समझाया जाएगा, और एग्जाम के बेसिस जो क्वेश्चन आते हैं उसके बेसिस पे तैयारी करवाया जाएगा। जो मुख्य मुख्य टॉपिक जो होते हैं, जो चैप्टर के अंदर जो मुख्य मुख्य जो टॉपिक होते हैं, जो क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार ईयरली, ठीक है, उन टॉपिकों को हम लोग ज्यादा डीपली तक पढ़ेंगे। ठीक है, आए समझ में? और लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन पढ़ते जाएंगे तो साल खत्म हो जाएगा, फिर भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्या करते हैं, जो पार्ट के अंदर जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं जिसके द्वारा हम कोर्स को क्या करते हैं, कवर करते हैं, उन टॉपिकों को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। उस टॉपिकों के द्वारा हम छोटे छोटे जो और टॉपिक उसके अंदर होते हैं सब समझ में आ जाएगा, कोर्स कंप्लीट होता जाएगा। इतना क्लियर है? चलो, तो जैव अणु किसे कहते हैं आप लोग भी सुने है ना। अब देखो, यहाँ पर जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को जैव अणु कहते हैं। यहाँ पर एक परिभाषा दिया गया है कि जैव रासायनिक क्रियाओं अर्थात जीवों के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म या जीवों के अंदर होने वाले रासायनिक क्रियाओं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले तो समझना, जैव अणु जो है बायो से है। कहां से? आपका बायोलॉजी से इसको लिया गया है, लेकिन सिलेबस जब से आपको बदला है एनसीईआरटी केमिस्ट्री में इसको डाल दिया गया, क्योंकि इसमें केमिकल फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन एंड जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनके मध्य जो बंध बनता है एक, और ये किस प्रकार विभिन्न और रासायनिक पदार्थों का निर्माण करता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो उन कंपाउंड के बारे में पढ़ने के लिए क्या किया है, बायोलॉजी का पार्ट केमिस्ट्री के अंदर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर देखो, जैव रासायनिक क्रियाएं किसको बोलते हैं समझ में आ चुका है। जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणु, जटिल अर्थात जैव अणु के बारे में बोला है। जटिल मतलब जो कंपाउंड होते हैं वो जटिल होते हैं, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, उस एनर्जी द्वारा क्या कहते हैं, कोशिकाओं में क्रियाएं होती है, हमारा शरीर क्या होता है, संचालित होता है। विभिन्न अंगों को कार्य करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, विभिन्न अंगों को कार्य करने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए, जिससे एनर्जी प्राप्त करके कार्य संचालित होते हैं। इतना क्लियर है? तो उन्हीं क्रियाओं में भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थ को जैव अणु कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक सरल और छोटा सा परिभाषा है। यहाँ पर देखो, जीवों के कोशिकाओं के अंदर, जो जीव होते हैं उनके कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों को जैव अणु कहते हैं। अधिकतर याद रखना कि जीव का जो निर्माण होता है वो कोशिकाओं से होता है, और कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं, रासायनिक क्रियाएं होती है। तो उन्हीं रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, जैव अणु कहते
है। मेरे ख्याल से आपको जैव अणु पूरा समझ में आ चुका है क्या चीज है। देखो उदाहरण को, और देखो उदाहरण समझ में एकदम आ जाएगा, है ना। देखो उदाहरण में क्या है, पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं, उसके बारे में पढ़ के आए हो, कक्षा 11वीं भी पढ़े डिटेल में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक प्रकार का जैव अणु होता है। कार्बोहाइड्रेट माने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सब इसमें आएंगे। प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण होता है। विभिन्न अमीनो अम्ल जब मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल कहाँ से मिलता है हमको, कोशिकाओं के अंदर, है ना। अब विभिन्न रासायनिक पदार्थों का यूज करते हैं, उसमें भी आपको अमीनो अम्ल प्राप्त होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। क्लियर है। चलो, विटामिन। विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग भी होते हैं। तो विटामिन भी क्या होता है, एक प्रकार का जैव अणु होता है। एंजाइम, एंजाइम जानते हो उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये रासायनिक क्रियाओं करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। इतना क्लियर है। रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता है, लेकिन रासायनिक क्रियाओं को करने में हेल्प करता है। तो एंजाइम भी क्या होता है, जैव रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले एक रासायनिक पदार्थ होता है। हार्मोन्स, हार्मोन तो जानते हो हमारे शरीर को संचालित करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, आपका हार्मोन्स का है। ठीक है, हार्मोन्स के द्वारा हमारे शरीर के बहुत सारे जो अंग होते हैं वो संचालित होते हैं। तो ये सब क्या है, आपका एक रासायनिक पदार्थ होता है जो जीवों के अंदर पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स आदि। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, एकदम सिंपल देखेंगे। ठीक है, और आने वाले वीडियो में और आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इतना क्लियर है। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होने के साथ साथ ये हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है, अर्थात हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का क्या महत्व है, कैसे वो कार्य करता है और किस प्रकार कार्य करता है, अर्थात उसकी महत्व क्या है, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण। ठीक है, जो मोस्ट एमपी टॉपिक रहता है उसको हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। तो चलो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। पहला आपका जैव अणु, क्लियर है, गुड। चलो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक सरल प्रकार के और जटिल, ठीक है, दोनों होते हैं, सरल और जटिल। जटिल से सरल कैसे बनता है उसको हम लोग देखेंगे, और सरल से कैसे जटिल अणु का निर्माण होता है उसको भी सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में सामान्य जानकारी यहाँ पर देखेंगे, अध्ययन करेंगे, समझो। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक प्रकार का कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है। किसी भी कोशिका जो होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिका होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, समझो। ठीक है, उन्हीं कोशिकाओं से मिलकर शरीर बना हुआ है। तो उन कोशिकाओं को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का एक केंद्र है, समझो। अर्थात वे रासायनिक पदार्थ हैं जिससे हमारे शरीर को बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी प्राप्त होता है, जिसके द्वारा कोशिका क्या करते हैं, रासायनिक क्रियाओं को संचालित करते हैं। ये खुद तो रासायनिक क्रिया करेगा, साथ साथ विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को संचालित करते हैं, और साथ साथ सभी कोशिकाओं को चलाने का काम, अर्थात हमारे पूरे बॉडी को संचालित करने का कार्य करता है। अब देखो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, नाम से स्पष्ट है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है आपका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों पाए जाते हैं, इसको याद रखना है आप लोग को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों पाए जाते हैं। और इनका जो अनुपात होता है 1:2:1 होता है। ठीक है, 1:2:1, अर्थात 1 भाग कार्बन, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग आपका ऑक्सीजन। क्लियर है। तो जब 1:2:1 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जब ये मिलते हैं तब ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। जरूरी नहीं हो कि यहाँ पर अनुपात वही हो, अनुपात में अंतर भी होता है, ऐसे कुछ रासायनिक पदार्थ हैं, बाद में उसको देखेंगे। अब यहाँ पर देखो कार्बोहाइड्रेट का जो पुरानी परिभाषा है वो क्या बोलता है कि कार्बोहाइड्रेट, है ना, देखो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट या कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। क्लियर है। पुरानी परिभाषा क्या बोलता है, जो पहले एक वैज्ञानिक थे उन्होंने जब खोज किया तो बताया कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन के क्या होते हैं, हाइड्रेट होते हैं। कार्बन के हाइड्रेट मतलब यहाँ पर देखो इसका जो सामान्य सूत्र देखो CxH2O, यहाँ पर कार्बन हो गया, देखो यहाँ पर कार्बन हो गया। अब हाइड्रेट, हाइड्रेट यहाँ पर क्या है आपका H2O होता है वो प्रकार का हाइड्रेट, इसको समझना है। H2O क्या है आपका, हाइड्रेट होता है, इसीलिए क्या बोला गया, यह कार्बन के हाइड्रेट हैं। क्लियर हो चुका है, कार्बन क्या होते हैं, हाइड्रेट होते हैं। अब देखो यहाँ इसका सामान्य सूत्र समझ में आ चुका है, CxH2O, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो इस सूत्र का पालन नहीं करते, क्योंकि यह जो नियम है फेल हो गया था। ये जो नियम है क्या हो गया आपका, फेल हो गया। ठीक है, फेल होने का कारण मैं बता रहा हूं कि
पुरानी जो परिभाषा है उसमें क्या बोला गया है कि यह कार्बन के हाइड्रेट होते हैं और इसका जो फार्मूला होता है आपका CH2O ये एक्स और वाई का है आपका, इसमें अणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है, समझो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो नेचर में तो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इस सूत्र का फॉलो नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट होता हुआ भी इस सूत्र का फॉलो नहीं करते। उसी प्रकार कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन इस सूत्र का फॉलो करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम सरल है। क्या बोल रहे हैं कि कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, पुरानी परिभाषा क्या बोलता है कि हाइड्रोकार्बन कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, लेकिन यह नियम फेल हो गया था, इस नियम को बंद कर दिया गया जब इसकी परीक्षण हुआ था और बहुत सारी चीजें निकले कार्बोहाइड्रेट में जिसके द्वारा आधुनिक परिभाषा है उसको हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो पुरानी परिभाषा में कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, सामान्य सूत्र से क्या है आपका CxH2O y, इतना क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर मैं बोला कि यह नियम क्यों फेल हुआ, तो नियम फेल होने का कारण यह था कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इस सूत्र को फॉलो वो नहीं करते, क्लियर है, इस सूत्र वो लागू नहीं करते, समझो। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इस सूत्र का फॉलो नहीं करते, इतना क्लियर है। उसी प्रकार कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन, कहने मतलब कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन के अंदर इसको हम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, इतना क्लियर है। चलो तो देखो कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो हाइड्रोकार्बन होते हुए इस सूत्र का फॉलो नहीं करते, उसी प्रकार कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोकार्बन नहीं है लेकिन इस सूत्र का फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, भाई किसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन की फॉलो करता है उसको बोलेंगे, फॉलो नहीं करता उसको बोलेंगे, क्योंकि कुछ का नेचर मिलता है पर फार्मूला नहीं मिलता, कुछ का फार्मूला मिलता है पर नेचर नहीं मिलता, समझ नहीं आ रहा है। इसी कारण पुराने नियम को फेल कर दिया गया। देखो यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल देख सकते हो आप लोग। पहला देखो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फार्मूला क्या होता है HCHO, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर चलो हमने कार्बन निकाल दिया, इतना यहाँ पर एक है, मैं यहाँ पर X मान ली इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर H2, यहाँ पर देखो 2 H है, एक H है, एक H यहाँ हो गया, H2 यहाँ पर एक O है तो H2O, अब इसका भी एक मान है, यहाँ पर इसको Y मान है। देखो फार्मूला को ये मैच कर चुका है, ये जो आपको फॉर्मेल्डिहाइड है कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन इस फार्मूला को मैच कर रहा है, समझो, इस फार्मूले से लागू हो जा रहा है जबकि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इतना क्लियर हो गया, गुड। देखो उसके बाद दूसरा है आपका, है ना, रेमनोस, एक रासायनिक पदार्थ होता है रेमनोस, इसका फार्मूला होता है आपका C6H12O5, इतना क्लियर है, C6H12O5। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर मैं 6 से लिख दिया, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ H2O और यहाँ पर लिख रहा हूँ 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कार्बन तो 6 हो गए, इतना समझ में आ चुका है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 10 हो रहा है जब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 12 हो रहा है, ऑक्सीजन 5, तो यहाँ पर चलो ठीक है, लेकिन ये तो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये फार्मूले से मैच नहीं करता है, क्लियर हुआ। तो ये तो है आपका हाइड्रोकार्बन, प्लस इस फार्मूला में ये मैच नहीं कर रहा है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है लेकिन इस फार्मूला में मैच कर रहा है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो गया था भाई कि हाइड्रोकार्बन बोलेंगे किसको। चलो ठीक है कि यह तो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, यहाँ तक समझ में आया, लेकिन फिर समझाया गया कि कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जो नेचर में तो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, लेकिन उसके सूत्र मैच नहीं करता है, इतना क्लियर है। उसमें कुछ हाइड्रोकार्बन है ऐसे जो नेचर में कार्बोहाइड्रेट हैं, कहने मतलब कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन सूत्र को फॉलो नहीं करते। उसी प्रकार कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन सूत्र को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर समझाया एग्जाम्पल, गुड, वेरी गुड। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कॉपी में भी नोट्स कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना है ताकि और समझ में आएगा और डीपली हम लोग जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको समझने के साथ साथ आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी मान लो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रट रटी के पर्सन ले आते हो, बिल्कुल रटना बिल्कुल भी नहीं, हल करना सीखना है, गुड। अब देखो इस परिभाषा को क्या किया गया, अमान्य किया गया इस मिथ्या के कारण, क्लियर है। चलो अब आया आधुनिक परिभाषा, आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक परिभाषा दिया गया और यहाँ पर बोला गया कि जो आपको कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है। देखो क्या बोला गया आधुनिक परिभाषा, कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड,
क्लियर है। अर्थात आधुनिक परिभाषा के अनुसार जो यहाँ पर है कार्बोहाइड्रेट है वो कैसा है आपका पॉलीहाइड्रोक्सी। अब देखो यहाँ पॉली माने बहुत सारे, हाइड्रोक्सी माने OH। अब यहाँ देखो लंबी श्रृंखला भी है, 1 2 3 कार्बन बहुत सारे होते हैं। मैं बोल रहा था ना कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन की श्रृंखला मतलब ये हाइड्रोकार्बन ही है एक प्रकार का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अब देखो यहाँ पर बोला गया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखो यहाँ पर ये कीटोन समूह है, आए समझ में, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो देखो यहाँ पर OH पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये OH ग्रुप दिख रहा है, इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। और यहाँ पर C डबल है ना, C डबल बॉन्ड O, ये क्या है आपका कीटोन। तो इसे बोलते हैं आपका क्या कार्बोहाइड्रेट। ये जो होता है इस फार्मूला को क्या करता है मैच करता है, आए समझ में, गुड। फार्मूला मैच करने के साथ साथ इसका जो अनुपात होता है 1:2:1 में प्राप्त होता है और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। इतना क्लियर है, अभी समझाऊंगा फिर डिटेल में, है ना। या दूसरा लेते हैं, ये होता है आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉली माने बहुत सारे, इतना क्लियर है। हाइड्रोक्सी बहुत सारे क्या रहेंगे हाइड्रोक्सी रहेंगे, देखो यहाँ पर हाइड्रोक्सी। अब देखो यहाँ पर बोला गया है एल्डिहाइड, यहाँ पर देखो CHO, ये क्या है आपका एल्डिहाइड है CHO, क्लियर है। एल्डिहाइड क्या होता है CHO, कीटोन क्या होता है C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से रहता है, गुड। तो देखो जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो वही वास्तविक में क्या होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अब यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों बोला गया इसको समझते हैं। क्या होता है जब हम कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन कराते हैं, ठीक है, जब हम कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन कराते हैं या रासायनिक क्रिया कराते हैं तो वो विभोजन होकर ये दोनों रिलीज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं, इसीलिए बोला गया है कार्बोहाइड्रेट आधुनिक परिभाषा अनुसार पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, आए समझ में। तो मेरे ख्याल से आपको कार्बोहाइड्रेट समझ में आ चुका है, इसका पुरानी परिभाषा क्या था और इसको क्यों अमान्य किया गया और आधुनिक परिभाषा क्या है जो अभी चल रहा है, क्लियर है, गुड। फिर एक बार देख लो पुरानी परिभाषा क्या बोलता है, कार्बन के हाइड्रेट बोलता है, जो बाद में इसको गलत किया गया, ठीक है, क्यों किया गया मैं समझा चुका हूं, गुड। उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा क्या बोलते हैं आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा बोलता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। ऐसा क्यों बोला गया, जब कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं या जल में घोलते हैं या जल के साथ जल अपघटन कराते हैं तो ये देता है आपका पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा और कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, समझ में आ चुका है। चलो कार्बोहाइड्रेट के अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हमें कहां से प्राप्त होता है, एकदम सरल है, खाली आप लोग इसको सुनते जाना है, देखते जाना है और कॉपी में नोट्स करते जाना है, ठीक है, समझने वाली कोई बात नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर पहले देखते हैं पौधों से कहां से हमको मिलता है आपका कार्बोहाइड्रेट। देखें पहले गन्ना से हमको क्या मिलता है सुक्रोज तथा सेल्यूलोज, इतना क्लियर है, गुड। उस देखो दूसरा क्या है अंगूर सेब और खजूर, इसमें क्या मिलता है आपका सुक्रोज तथा ग्लूकोज, ठीक है, ये सब क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज फ्रक्टोज ग्लूकोज है ना, जिसको आप लोग डेली लाइफ में भी उपयोग करते हो। तीसरा देखो पुष्प पराग जानते हो, ठीक है, फ्रक्टोज इसमें होता है शहद के रूप में, गुड। उसके बाद देखो चावल गेहूं और मक्का, इसमें भी क्या होता है स्टार्च ग्रुप में होता है। ज्यादा चावल खाने से या गेहूं खाने से या मक्का खाने से क्या होता है नशा भी पकड़ता है, ठीक है, नींद आता है, नींद क्यों, कार्बोहाइड्रेट का यही तो गुण होता है कि कार्बोहाइड्रेट का मात्रा जब कोशिकाओं में ज्यादा होता है तो कोशिका करते हैं रासायनिक क्रिया करने के लिए क्या करते हैं समझो रासायनिक क्रिया को तेज करते हैं, एंजाइम क्या करते हैं उसमें, इसलिए कारण नींद भी आता है, ठीक है। तो चावल गेहूं और मक्का का उपयोग भी किया जाता है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए और कार्बोहाइड्रेट यहाँ से मिलता है, समझो। अब देखो यहाँ प्राणी से, कहां से प्राणी से, तो देखो दूध में क्या होता है 5 से 7% लैक्टोज होता है, इसीलिए इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो दूध को दही में क्या करता है कन्वर्ट कर देता है ना, लैक्टोबैसिलस नाम से स्पष्ट है। तो यहाँ पर लैक्टोज होते हैं 5 से 7%, गुड। अब देखो मधुमक्खी तो आप जानते ही हो, ठीक है, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज दोनों मिलते हैं शहद के रूप में यहाँ पर, गुड। उसके बाद लीवर, जो हमारे लीवर होते हैं उसमें ग्लाइकोजन भी होता है, ग्लाइकोजन भी एक प्रकार का होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ पर याद रखना कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का बहुलक है,
कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्रकार का बहुलक है, बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर एक बड़ा जटिल अणु का निर्माण होता है, और उसी अणु फिर टूटने से ऊर्जा रिलीज होती है, जिसे कोशिकाएं क्या करती है, क्रिया करती है, समझो। ठीक है, उसको बाद में आप लोग बायो में भी समझेंगे, केमिस्ट्री में केवल हम इसको केमिकल कंपाउंड और इसके कार्य के बारे में अध्ययन करते जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल कार्बोहाइड्रेट किस तरह समझ में आ चुका है। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य। ठीक है, कार्य बहुत ही सरल है, फिर भी एक बार उसको हम लोग देखते हैं हम लोग कार्य इसका। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आप लोग को याद रखना है। 2 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कोई 2 कार्य 3 कार्य पूछ सकता है, तो यहाँ पर इसको विशेष ध्यान देंगे आप लोग। तो देखो पहला क्या, इसका कार्य तो बहुत ही सरल होता है, समझना है ना। तो देखो यहाँ पर जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत होते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट है जीवों के लिए क्या होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अर्थात जीव के कोशिका जो होते हैं उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। मैं पहले बता चुका हूं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऊर्जाओं का केंद्र है, समझो। माने ऊर्जा देने के लिए ऐसी रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कहने मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत होते हैं। उसके बाद देखो यह एक जैव ईंधन होता है। जैव ईंधन अर्थात जीवों के शरीर होने वाली रासायनिक क्रियाओं को संचालित करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, कोशिका कब काम करेंगे, जब वो उसको एनर्जी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बोला गया है ना, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। आया समझ में, तो ऊर्जा इसको कहाँ से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, इसीलिए क्या बोला गया है, यह एक जैव ईंधन होता है। देखो यहाँ पर जैसे माल्टोज को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे क्या बनाता है आपका, ग्लूकोज। क्या करेगा, कोशिकाओं को ऊर्जा देने का कार्य करता है। देखो यहाँ पर माल्टोज जल के साथ क्या किया है आपका, क्रिया किया है। यहाँ पर क्या, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति, देखो यहाँ पर माल्टेज लिखा हुआ है, ये एंजाइम है। ठीक है, तो माल्टोज क्या होता है, जल के साथ माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा रिलीज होते हैं, जिसका उपयोग क्या करते हैं, जीव करते हैं, समझो, कोशिका करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज बन चुका है, ये ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा, ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीशोषण अनऑक्सीशोषण आप लोग पढ़ के आए हो, क्लास 10 में पढ़े हो, क्लास 8 में पढ़े हो, ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण। तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा क्या करता है, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, और इसी ऊर्जा का उपयोग कोशिका करते हैं। समझो, कौन करते हैं आपका, कोशिका अपने कार्यों को संचालित करने के लिए, जैव रासायनिक क्रियाओं को। ठीक है, देखो यहाँ पर ऊर्जा रिलीज हो रहा है 200 है ना, 2000 है। ठीक है, 2832 किलो जूल। कहने मतलब यह है कि ग्लूकोज के यदि 187 ग्राम ग्लूकोज को लेंगे तो ये कितना देते हैं, जानते हो, 3000 के आसपास, 3000 जूल के आसपास, जूल के लगभग। देखो यहाँ पर लिखा गया लगभग। ठीक है, अर्थात इसको कैलोरी में करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 700 कैलोरी। ठीक है, कैलोरी में आ जाएगा ये। क्लियर है, कहने मतलब ये होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीकरण क्रिया के दौरान छोटे छोटे अणुओं में टूटता है, और जो इसके बंद होते हैं उसके टूटने से क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है, और इसी ऊर्जा को हम लोग उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। अर्थात कोशिका जो होते हैं वो उपयोग करते हैं अपने कार्यों को करने के लिए। इतना क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पर पौधों की कोशिका भित्ति निर्माण में, पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है उनके, अर्थात उनकी जो कोशिका होती है उनके ऊपर भित्ति पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। ठीक है, वो किसका बना होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होता है वो भी आपका कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का सबसे मुख्य जो काम होता है वो होता है आपका आरएनए और डीएनए के निर्माण करने में, क्योंकि यहाँ पर पेंटोज शुगर का उपयोग होता है। शुगर क्या है, ग्लूकोज है ना। ठीक है, शुगर मतलब क्या है, ग्लूकोज ही है। तो यहाँ पर आरएनए और डीएनए का निर्माण में सबसे बड़ा हाथ होता है आपका किसका, कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि डीएनए भी और आरएनए भी क्या होता है, एक प्रकार का जैव अणु होता है जो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। इतना क्लियर है। तो मेरे ख्याल से वो कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं समझ में आ चुका है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत भी समझ में आ चुका है, कार्बोहाइड्रेट कार्य समझ में आ चुका है, और कार्बोहाइड्रेट के पुरानी परिभाषा और नई परिभाषा समझ में आ चुका है। क्यों पुरानी परिभाषा को कैंसिल किया गया ये भी समझ में आ चुका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका है जो टॉपिक इस वीडियो में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो अगले वीडियो में, ये वीडियो यहाँ तक रहेगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण और उसकी रासायनिक संरचना, समझो, केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारे केमिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, सामान्य संरचना, चक्रीय संरचना, हावर्थ स्ट्रक्चर है ना, बीटा ग्लूकोज, ये बहुत सारे होते हैं, अल्फा बीटा सब पढ़ेंगे हम लोग, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उसमें आप लोग को प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करो, अर्थात इंतजार करो। क्लियर है, और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।
ठीक है, गुड। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद प्रोटीन विटामिन सब पढ़ना है हमको। तो इंतजार करो अगले वीडियो का। चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स तैयार कर लो अपना।